नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन पढ़ रहे थे कक्षा 10 भूगोल पाठ्य पुस्तक से अध्याय 4 कृषि संसाधन में। और कल आपने जो भारत की प्रमुख जो तिलहन फसलें हैं, गन्ने की फसल है और जो पेय फसलें हैं उनमें से चाय और कॉफी, तो चाय का फसल का जो वर्णन है वहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो की शुरुआत हम जो दूसरी पेय फसल है कॉफ़ी, उसके बारे में अपने यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, कृषि पाठ से ही जो दूसरी पेय फसल है कॉफी के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉफी तो देखिए, सबसे पहले कॉफी के बारे में पढ़ेंगे। तो यह एक पेय फसल है तो कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी एक पेय फसल है। चाय की तरह इसको भी हम पीने में काम में लेते हैं। और देखिए कि प्रारंभ में यह यमन द्वारा भारत में लाई गई। तो कॉफी एक पेय पदार्थ है या पेय फसल है जो प्रारंभ में यमन द्वारा भारत में लाई गई, यमन देश से भारत में लाई गई। तो देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत की जो अरेबिका किस्म की जो कॉफी है, अरेबिका किस्म की कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए, देखिए, भारत की अरेबिका किस्म की कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए, तो भारत में जो कॉफी की जो किस्म पाई जाती है वो है अरेबिका किस्म। और जो अरेबिका किस्म की जो कॉफी है वो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। और देखिए, और इस किस्म की कॉफी की विश्व में मांग है। इस किस्म की कॉफी की विश्व में मांग है। तो देखिए, तो भारत की जो अरेबिका किस्म की जो कॉफी है वो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इस किस्म की कॉफी की विश्व के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, डिमांड है, मांग है। और देखिए कि भारत के अंदर कॉफी की जो कृषि की शुरुआत है भारत में कॉफी की कृषि की शुरुआत
भारत के अंदर कॉफी कृषि की शुरुआत जो बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई, बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई। तो देखिए कि भारत में जो कॉफी की जो कृषि है उसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई है। और देखिए वर्तमान में आज अगर अपन बात करते हैं तो जो कॉफी उत्पादित जो क्षेत्र है, कॉफी उत्पादित क्षेत्र जो वर्तमान में जो कॉफी उत्पादित क्षेत्र हैं, तो देखिए नीलगिरी पहाड़ियां, पहाड़ियों में ये उगाई जाती है। इसके अलावा अपन चर्चा करते हैं तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में इसकी कृषि की जाती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में इसकी कृषि की जाती है। देखिए अब प्रश्न आ जाए कि भारत की कोई एक पेय फसल का नाम बताते हुए उसका वर्णन कीजिए। तो आपको पता है कि दो पेय फसलें हैं। पहले नंबर पर चाय के बारे में मैंने आपको बताया, दूसरी पेय फसल है कॉफी। तो कॉफी की फसल का जो वर्णन है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट है कि यह एक पेय फसल है और सबसे पहले इसका जो प्रारंभ है वो यमन द्वारा भारत में हुआ, या हम ये कह सकते हैं कि जो यमन देश है वहां से भारत में लाई गई। भारत में जो अरेबिका जो किस्म की जो कॉफी है वो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है, और जिसकी विश्व के अंदर क्या है, मांग है। भारत में देखिए कॉफी की कृषि की जो शुरुआत है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई। प्रश्न पूछ ले कि भारत में किस किस्म की कॉफी की विश्व में मांग है, अरेबिका किस्म की। भारत में कॉफी की कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियों से। कॉफी उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरल में है, वहां इसकी कृषि की जाती है। तो देखिए भाई इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बागानी फसलों के बारे में कि भारत की जो प्रमुख बागानी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। बागानी फसलों में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए तो विशेषकर बागानी जो फसलें हैं, बागानी फसलों में फल, फूल, साग और सब्जियां ये चीज आती है। तो देखिए तो अपन शुरुआत करते हैं भारत की प्रमुख बागानी फसलें। देखिए भारत की प्रमुख बागानी फसलें।
फसलों का वर्णन। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं कि जो भारत के अंदर कौन कौन सी जो बागानी फसलें हैं वो आती हैं। तो देखिए कि सबसे पहले बागानी फसलों की बात करते हैं। बागानी फसलें, देखिए इस प्रकार की फसलों में फल, साग, सब्जियां, आदि आते हैं। तो देखिए कि भारत की जो प्रमुख बागानी फसलें हैं, तो बागानी जो फसलें हैं इस प्रकार की बागानी फसलों में फल है, साग है, सब्जियां हैं, विभिन्न प्रकार के और अन्य जो फ्रूट हैं इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए और देखिए नंबर 2015 के बाद, या हम कह सकते हैं कि सन 2015 में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद, हर चीज में चीन आगे जा रहा है, ध्यान रखना इसका कि भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। तो देखिए कि सन 2015 में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद कौन सा स्थान है? दूसरा है। इसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं कि भारतीय फल, देखिए कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से फल बोए जाते हैं, जिनमें आम, सेब, केले, संतरा, लीची, सेब, आम, केले, संतरा, लीची, इसके अलावा हम जो अन्य फ्रूट्स हैं, अंगूर वगैरह है, अंगूर, नाशपाती, आदि आते हैं। तो देखिए कि 2015 में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद में दूसरा क्या है? स्थान है। तो ये ध्यान कर लेना, फल और सब्जियों में कौन सा स्थान है? दूसरा है, जिनमें आम है, सेब है, केले हैं, संतरा है, लीची है, अंगूर है, इसके बाद में नाशपाती आदि आते हैं। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं तो जो सब्जियां में फूल गोभी है, मटर है, प्याज है और बैंगन और आलू आदि आते हैं। इसके बाद देखिए कि भारत के जो कुछ राज्य हैं वो कुछ विशेष प्रकार के फलों के उत्पादन में अग्रणीय हैं, जिसके लिए वो क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। तो देखिए कि कौन सा राज्य किन फलों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आम
आम देखिए, आम कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो हम आम की जो चर्चा करते हैं तो आम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और उत्तर प्रदेश। ये आम भारत के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। तो इसमें पश्चिम बंगाल में ले सकते हैं, पश्चिम बंगाल। तो देखिए आम कहाँ पे प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, उत्तर प्रदेश से और पश्चिम बंगाल के आम है वो प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा देखिए नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, संतरे की बात करते हैं तो नागपुर, इसके बाद में चेरापूंजी मेघालय में है, मेघालय, यहाँ के संतरे क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि जो केले हैं, केले प्रसिद्ध हैं मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के। केले महाराष्ट्र, मिजोरम, तमिलनाडु, यहाँ के केले क्या है, प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और मिजोरम है और केरल भी ले सकते हैं अपन, केरल, यहाँ के केले क्या है, प्रसिद्ध हैं। और भी कुछ राज्य हैं जैसे लीची है, लीची जो फल है उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ की लीची विश्व में क्या है, प्रसिद्ध है। और देखिए यहाँ तक आप एक बार बताओ, फिर और आगे आपको पढ़ाएंगे कि भारत की जो प्रमुख बागानी फसलों का वर्णन है। बागानी फसलें क्या है कि इस प्रकार की फसलों में फल, साग, सब्जियां आदि आते हैं। 2015 में फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। विशेषकर जो फल हैं भारत के अंदर, जिनमें आम, सेब, केले, संतरा, लीची, अंगूर, नाशपाती आदि आते हैं। देखिए आम कहाँ के प्रसिद्ध है भारत के अंदर, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम भारत के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं संतरे, जिसको ऑरेंज बोलते हैं अपन। तो नागपुर और चेरापूंजी मेघालय, यहाँ के संतरे क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नागपुर है, इस नागपुर को संतरा नगरी भी कहा जाता है, संतरा नगरी, भारत की संतरा नगरी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान कर लेना कि भारत की जो संतरा नगरी है वो किसको कहा जाता है, नागपुर को। इसके बाद में चेरापूंजी, आप जानते ही हो कि विश्व में जो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो चेरापूंजी मासिनराम में ही होती है, मेघालय में। तो नाम ध्यान रह जाएगा, दो क्वेश्चंस बन रहे हैं। संतरे के लिए प्रसिद्ध है चेरापूंजी और विश्व के अंदर सबसे ज्यादा बारिश, वर्षा भी यही होती है, चेरापूंजी मासिनराम मेघालय के अंदर। इसके बाद में केले हैं महाराष्ट्र के,
मिजोरम के, तमिलनाडु के और केरल के केले क्या हैं, प्रसिद्ध हैं। इसके बाद में लीची है, वो उत्तर प्रदेश और बिहार की क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद में और भी जो राज्य हैं इसके लिए प्रसिद्ध है, वो लिखाएंगे आप इन्हीं में से, तो थोड़ा आप इनको उतार सकते हो। तो ये अलग से कर रहे हैं ना कि भारत की जो संतरा नगरी है वो किसे कहा जाता है, नागपुर को। और नोट डाल करके कर रहे हैं ना कि विश्व में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी मासिनराम मेघालय के अंदर होती है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अलग से लिख लेना। इसके बाद में देखिए हम आगे चलते हैं कि मेघालय का अनानास प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब और नाशपाती, खुबानी और अखरोट विश्व में इनकी बहुत क्या है, मांग है। देखिए आगे हम बात करते हैं इन्हीं में से कि जो अन्य राज्य हैं अनानास, जो अनानास है आप जानते हो जिसका जूस वगैरह निकलता है, अनानास के लिए जो प्रसिद्ध है वो है मेघालय। अनानास के लिए प्रसिद्ध है मेघालय। इसके बाद में जो अन्य फ्रूट्स हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अंगूर, ये प्रसिद्ध है महाराष्ट्र के। और इसके बाद में कुछ और अन्य फ्रूट हैं जैसे सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट। सेब, नाशपाती, जिसको बनास्पति बोलते हैं, खुबानी, अखरोट। ये जो है ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर व हिमाचल की प्रसिद्ध है। हिमाचल की क्या है, प्रसिद्ध है, जिनकी विश्व भर में मांग है। जिनकी विश्व भर में क्या है, मांग है। इसके बाद देखिए कि हम आगे चर्चा करते हैं तो भारत का नंबर 4, भारत का मटर, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर। कि भारत का जो मटर है, फूल गोभी है, बैंगन है, टमाटर है, प्याज, बंद गोभी, आलू उत्पादन में
प्रमुख स्थान, आलू उत्पादन में प्रमुख क्या है स्थान। और नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि जो इन प्रकार की जो साग सब्जियां हैं, देखिए जो बागानी जो फसलें हैं ये उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादन होता है। कि भारत में उष्ण और इसके अलावा बात करते हैं भारत के अंदर जो उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का उत्पादन होता है, फलों का उत्पादन होता है। तो भारत के अंदर देखिए गर्म और ठंडी दोनों ही प्रकार की जलवायु में उगने वाले जो फल हैं उनका क्या होता है उत्पादन होता है। तो एक बार अपन फिर दोहरा देते हैं कि भारत की जो प्रमुख बागानी फसलों का जो वर्णन कर रहे हैं अपन कि भारत की प्रमुख जो बागानी फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए बागानी फसलों में फल, साग सब्जियां आदि को क्या किया जाता है शामिल किया जाता है। इसके बाद में अगर अपन चर्चा करते हैं कि सन 2015 में भारत बागानी फसलों के उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा क्या है स्थान है। देखिए भारत में कुछ फलों उत्पादन के लिए अलग अलग राज्य क्या हैं प्रसिद्ध हैं, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आम बहुआयात में उत्पादित किया जाता है। नागपुर और चेरापूंजी मेघालय में संतरा, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब और नाशपाती विश्व भर में क्या है प्रसिद्ध है। इसके बाद में भारत में देखिए मटर, फूल गोभी, बैंगन, टमाटर, प्याज, आलू आदि के उत्पादन में प्रमुख स्थान है इसका भारत का। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं कि भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय फलों का क्या किया जाता है उत्पादन किया जाता है। तो अब इसके बाद देखिए आगे हम चर्चा करते हैं तो भारत की जो अन्य अखाद्य फसलें हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अखाद्य फसलों में सबसे पहले आती है रबड़ की बात करते हैं तो रबड़ की फसल का वर्णन करेंगे। तो देखिए तो अखाद्य जो खाने योग्य नहीं है उसको अखाद्य फसल कहते हैं। तो देखिए तो सबसे पहले वर्णन करते हैं कि अखाद्य फसलें, अखाद्य फसलें और इन अखाद्य फसलों में भी सबसे पहले हम बात करते हैं तो रबड़ की फसलें। तो आप जानते हैं कि रबड़ अखाद्य फसलों की श्रेणी में आता है और उद्योगों के लिए अनेक उद्योगों के लिए ये कच्चा माल भी क्या करता है उपलब्ध करता है। तो हम अखाद्य फसलों की जो शुरुआत है वो सबसे पहले अपन रबड़ से करते हैं। तो देखिए कि रबड़ भूमध्य रेखीय फसल है। ये जो रबड़ है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, सॉरी भूमध्य रेखीय क्षेत्र की
फसल है, जो देखिए अब इसकी जलवायु की बात करते हैं, जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है, जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है, क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो देखिए कि रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की क्या एक फसल है, और अगर अपने इसकी चर्चा करते हैं तो यह उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में क्या की जाती है, उगाई जाती है। और देखिए इसको जो तापमान की बात करते हैं, देखिए तापमान, तो इस फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चाहिए। तो देखिए कि जलवायु होगी ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। तापमान की अगर बात करते हैं तो इसके लिए देखिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान चाहिए। जलवायु की बात करते हैं तो आप लिख भी सकते हो जलवायु आर्द्र और नम, आर्द्र और नम जलवायु। तो इसके लिए आर्द्र और नम क्या चाहिए, जलवायु चाहिए। और अगर वर्षा की बात करते हैं, वर्षा तो कम से कम इसके लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक। और देखिए यह उद्योगों को यह का मतलब रबड़ हो गया, रबड़ उद्योगों को, ये रबड़ लिख सकते हैं, ये रबड़ उद्योगों को कच्चा माल, रबड़ है जो उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराता है। यह हम कह सकते हैं कि रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, कि रबड़, ये कर सकते हैं, रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। हो गया कि रबड़ एक महत्वपूर्ण क्या है, कच्चा माल है जो उद्योगों में काम आता है, जो उद्योगों में काम आता है। तो देखिए इसके बाद में देखिए आगे और करेंगे अपन इसको कि रबड़ क्या है। देखिए आप आसानी जानते हो रबड़ की भी कृषि की जाती है, यह एक अखाद्य फसल है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की क्या है, फसल है जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। आगे हम बात करते हैं कि जो रबड़ की जो फसल है उसके लिए तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की क्या पड़ती है, इसमें आवश्यकता पड़ती है। जलवायु
आर्द्र और नम जलवायु इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है, उपयोगी है। आर्द्र और नम जलवायु इसके लिए सबसे ज्यादा क्या है, उपयोगी है। वर्षा वर्षा ज्यादा चाहिए भाई रबड़ की फसल के लिए, वर्षा की मात्रा क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या चाहिए इसके लिए, वर्षा चाहिए। तो रबड़ एक महत्वपूर्ण क्या है, कच्चा माल है जो उद्योगों में क्या आता है, काम आता है। अब देखिए आप वैसे भी थोड़ा ध्यान देंगे कि रबड़ किसमें काम नहीं आता। देखो परिवहन के साधनों के जितने भी टायर हैं, ट्यूब है, किसकी बनी हुई है, रबड़ की। इसके बाद में देखिए विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं जो रबड़ के बने हुए हैं। इसके बाद में और अन्य क्षेत्रों में भी रबड़ का क्या होता है, उपयोग होता है। तो देखिए फर्नीचरों में भी इसका उपयोग होता है, विभिन्न प्रकार के बैरिंगों में भी इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं अपन कि जो रबड़ उत्पादित जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ रबड़ उगाया जाता है। तो रबड़ उत्पादित क्षेत्र बता सकते हो आप इसको। इसके बाद में रबड़ उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है जो उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। तापमान इस फसल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्या चाहिए, तापमान चाहिए। जलवायु आर्द्र और नम जलवायु की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या चाहिए इसके लिए, वर्षा चाहिए। और यह एक कच्चा माल है जो उद्योगों में क्या आता है, काम आता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत के प्रमुख रबड़ उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं या कहाँ कहाँ उगाया जाता है। तो देखिए तो भारत में रबड़ उत्पादित क्षेत्र आगे हम चर्चा करते हैं कि भारत में जो रबड़ उत्पादित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इसके अलावा हम चर्चा करते हैं तो मेघालय की पहाड़ियों, मेघालय की पहाड़ियों में उगाया जाता है। मेघालय की पहाड़ियों में उगाया जाता है। आप जानते भी होंगे कि मेघालय जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, जो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं जिसको गारो की पहाड़ियां बोलते हैं, ये करना गारो की पहाड़ी। और विश्व भर में वैसे ही मेघालय का जो मौसम स्थान है चेरापूंजी, सबसे अधिक वर्षा होती है। आपको पता है कि रबड़ की फसल के लिए कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या चाहिए, वर्षा चाहिए। तो भारत में जो रबड़ उत्पादित क्षेत्र हैं वो हो गए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मेघालय के अंदर गारो की पहाड़ियाँ आदि क्षेत्रों में ये उगाया
जाता है। इसके बाद में देखिए हम जो पढ़ेंगे भारत की जो प्रमुख रेशेदार जो फसलें हैं उनके बारे में अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि भारत की जो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं, रेशेदार फसलें किसे कहते हैं, और इन रेशेदार फसलों के लिए जो जलवायु और जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो कौन कौन सी क्या हैं, आवश्यक हैं, किन किन क्षेत्रों में ये क्या की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं। तो हम इसी की जो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम रेशेदार फसलों का अध्ययन करेंगे कि भारत की जो प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, जो टॉपिक है वो जाएगा कि भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें। देखिए तो हम आगे चर्चा करते हैं भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें। देखिए तो भारत की प्रमुख रेशेदार जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए ये वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है, वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है रेशेदार फसलें कहलाती हैं। रेशेदार फसलें कहलाती हैं। तो देखिए कि भारत की जो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। रेशेदार फसलें किसे कहते हैं कि वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है, ऐसी फसलों को रेशेदार फसलें कहते हैं। तो देखिए तो हम बात करते हैं कि भारत में चार प्रकार की रेशेदार फसलें भारत में जो चार प्रकार की हैं रेशेदार फसलें हैं। देखिए जिसमें जो प्राकृतिक रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे वो है कपास, जूट और कपास है, जूट है और सन है। सन जिसको हम सन भी बोल देते हैं क्षेत्रीय भाषा में। और इसके अलावा ये तो है जो मिट्टी में उगाई जाती है, मिट्टी में उगाई जाती है। और अन्य जो फसल है एक और है जो देखिए चौथा जो रेशम है, रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। तो चौथे नंबर पर है रेशम, ये रेशम के कीड़ों से रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों के कोकून से जो होता है प्राप्त होता है। तो देखिए
कि अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत की प्रमुख रेशेदार फसलें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है रेशेदार फसलें कहलाती हैं। रेशा क्या होता है आप जानते हो कि जो आपके जो कपड़े बने हुए हैं ये रेशे से बने हुए हैं। विभिन्न प्रकार की आपने सूतलियों में, चटाइयों में विभिन्न प्रकार के रेशे देखे होंगे। तो ये सभी फसलें रेशेदार कहलाती हैं। भारत के अंदर है 4 प्रकार की रेशेदार फसलें हैं। उन 4 प्रकार में जो मिट्टी में उगाई जाती है जिनको प्राकृतिक रेशा बोलते हैं हम, कपास है, जूट है, सन है, ये तो मिट्टी में उगाई जाती है। और चौथा जो प्राकृतिक रेशा है वो रेशम के कीड़ों के कोकून से क्या होता है, प्राप्त होता है। आगे हम अगर चर्चा करते हैं कि देखिए, तो आप एक विशेष नोट डाल करके ये चीज डाल दो कि रेशम किससे प्राप्त होता है। तो आप डालिए कि रेशम किससे प्राप्त होता है। तो आप नोट डाल लीजिए कि रेशम के कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो नोट डाल करके डाल लो कि रेशम किससे प्राप्त होता है। तो रेशम कीटों से प्राप्त होता है, उनसे निकलने वाली जो एक लार होती है उससे। रेशम के कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो आप लिख सकते हो कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। अब इन्हीं में से जो भारत की जो प्रमुख रेशेदार जो फसलें हैं, इन्हीं फसलों में से हम एक एक फसल का क्या करेंगे, यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि कपास की फसल का वर्णन। आप बता सकते हो इसको कि वे फसलें जिनसे रेशा प्राप्त होता है रेशेदार फसलें कहलाती हैं। भारत में 4 प्रकार की रेशेदार फसलें हैं। प्राकृतिक रेशे, कपास, जूट, सन जो मिट्टी में उगाई जाती है। चौथा रेशम है, इसको भी प्राकृतिक रेशा बोल सकते हैं। ये रेशम के कीड़ों की कोकून से क्या होता है, प्राप्त होता है। और जो रेशम है वो रेशम कीटों से प्राप्त, कीट कहते हो, कीड़ा कहने की बात है, जो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। अब इसके बाद में हम रेशेदार फसलों में ही जो पहली फसल है कपास, तो उसका वर्णन करेंगे हम। तो देखिए, तो बात आती है यहाँ कपास की फसल का वर्णन। कपास की फसल का वर्णन देखिए, कपास एक प्राकृतिक रेशेदार क्या है, फसल है। और हम अब इसी की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कपास की फसल के वर्णन में। तो देखिए, कपास भारतीय मूल का, कपास भारतीय मूल का पौधा है। तो कपास क्या है, भारतीय मूल का क्या है, पौधा है। और सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग में, सूती वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्र जो उद्योग है, उद्योग में यह एक कच्चा माल है। सूती वस्त्र उद्योग में यह एक क्या है,
कच्चा माल है, या सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह एक कच्चा क्या है, माल है। तो हम बात करते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो किस पर टिका हुआ है, कपास पर। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो कौन सा है, कपास। और देखिए कपास भारतीय मूल का क्या है, पौधा है, और सूती वस्त्र उद्योग में यह एक कच्चा क्या है, माल है। और कपास भारतीय पौधा है, इसका वर्णन हमारे को ऋग्वेद से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, ऋग्वेद से। कि ऋग्वेद के अंदर कपास का क्या है, बोलो, वर्णन है। तो प्राचीन काल से ही हमारे को सूती वस्त्र उद्योग का में कपास का जो प्रयोग है, प्राचीन काल से ही ऋग्वेद और मनुस्मृति में इसका वर्णन मिलता है। हमारे मनुस्मृति इससे प्राप्त होता है कि कपास भारतीय मूल का क्या है, पौधा है। तो देखिए कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रयोग के संबंध में उल्लेख हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है जो कपास पर आधारित है। कपास उसके लिए कच्चा माल है। तो इसके उदाहरण हमारे को प्राचीन काल में किससे मिलते हैं, ऋग्वेद से और मनुस्मृति से। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए कि यह एक खरीफ की फसल है, यह एक खरीफ की क्या है, फसल है। यह एक खरीफ की क्या है, फसल है। और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। अब देखिए, तो हम बात करते हैं कि यह एक खरीफ की क्या है, फसल है। और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं अपन कि जो कपास है कि देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास पैदा होती है। देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास पैदा होती है। अब कपास की बात करें कि देश की जो कुल कृषि भूमि है उसके 6.7% भाग पर कपास की कृषि की जाती है। अब देखिए, अब आगे अपन चर्चा करते हैं। तो इस फसल के लिए देखिए जो तापमान है, इस फसल के लिए जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड यह हम कह सकते हैं कि उच्च तापमान से, उच्च तापमान। तो देखिए कि जो कपास की जो फसल है उसके लिए उच्च तापमान की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो तापमान इसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड से और 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में
क्या चाहिए? तापमान चाहिए। अब हम आगे अगर चर्चा करते हैं कि जो वर्षा है, वर्षा देखिए कि वर्षा की अगर अपन बात करते हैं तो इस फसल के लिए देखिए 80 से 150 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कि 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होती है? जरूरत पड़ती है। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं तो मिट्टी जिसको कपास मृदा मैंने बताया था आपको, काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। गहरी और काली मिट्टी, गहरी और काली मिट्टी, गहरी और काली मिट्टी, काली मिट्टी जो दक्कन के पठारों में पाई जाती है, दक्कन के पठारों पर, दक्कन के भागों वाली उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। तो देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि वर्षा कि इस फसल के लिए 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होती है? आवश्यक होती है। मिट्टी की बात कर रहे हैं तो गहरी और काली मिट्टी जो दक्कन का जो पठार है, दक्कन के भागों में वाली मिट्टी चाहिए। और देखिए आगे हम चर्चा करते हैं, एक बार आप यहाँ तक बताओ इसको कि कपास की फसल का जो वर्णन है कि कपास भारतीय मूल का क्या है? पौधा है। कि गन्ने की तरह गन्ना भी भारतीय मूल का पौधा है और कपास भी भारतीय मूल का क्या है? पौधा है। अब प्रश्न पूछ ले कि कपास भारत का प्राचीन क्या था? यह भारत का प्राचीन उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है जो कपास इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। तो भारत का सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्राचीन, इसके प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मैंने बताया आपको कि ऋग्वेद से और मनुस्मृति में इसका क्या है? उल्लेख है। तो इसका मतलब कि जो सूती वस्त्र उद्योग है वो भारत का प्राचीन क्या है? उद्योग है। तो कपास भारतीय मूल का पौधा है और सूती वस्त्र उद्योग में यह एक क्या है? कच्चा माल है। यह एक खरीफ की फसल है और कपास उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। देश की कुल कृषि भूमि के 6.7% भाग पर कपास पैदा होती है। तापमान देखिए, उच्च तापमान की आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए चाहिए। यह हम कह सकते हैं कि कपास की फसल के लिए उच्च तापमान की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। वर्षा देखिए कि 80 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा की क्या होती है? आवश्यक होती है। और जो जो फसल पकती जाएगी उस समय हल्की वर्षा चाहिए इसके लिए, और खिली हुई क्या होनी चाहिए? धूप होनी चाहिए, और कम से कम 210 दिन तक पाला रहित साफ आकाश होना चाहिए। ये मैं लिखा दूंगा आपको। इसके बाद देखिए मिट्टी, गहरी और काली मिट्टी जो दक्कन के पठारी भागों में पाई जाती है वो सबसे लिए इसके लिए उपयुक्त है, सबसे ज्यादा क्या है? उपयुक्त है। काली मिट्टी जिसको कपास मृदा भी बोलते हैं, मैंने बताया आपको। तो देखिए इसके बाद आप प्रॉब्लम को, इसके बाद आगे देखिए
7वें नंबर पर देखिए कि फसल पकते समय, देखिए कि फसल पकते समय पकते समय 210 दिन तक पाला रहित 210 दिन तक पाला रहित दिन और जो डोडे हैं, डोडे खिलते समय साफ आकाश व चिलचिलाती धूप होनी चाहिए। तो देखिए कि कपास की फसल के लिए जरूरी है कि जब फसल पकती है तो उस समय 210 दिन तक, कितने दिन तक, 210 दिन तक पाला रहित दिन होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई पाला वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। और जब डोडे खिलते हैं, इसके देखा भी होगा आपने कपास कि जब डोडे खिलते हैं उस समय साफ आकाश व चिलचिलाती, इसके लिए धूप चाहिए। इसके बाद देखिए फसल पकने में, फसल पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। फसल पकने में 6 से कितने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं। अब बात करते हैं अपन कि भारत में जो फसल उत्पादित जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए आगे, कपास उत्पादित राज्य, भारत के जो प्रमुख कपास उत्पादित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम इसमें से बात करते हैं कि देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके बाद देखिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देखिए हम बात करते हैं कि कपास उत्पादन में भारत के जो अग्रणीय राज्य हैं वो हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। तो आप पंजाब भी लिख सकते हैं इसमें, पंजाब और तमिलनाडु आदि भारत के प्रमुख कपास उत्पादित क्या है राज्य। तो देखिए कि आगे आप थोड़ा नोट डाल करके उतार लीजिए, इसी क्वेश्चन से संबंधित है। ये आप बता दो कि फसल पकते समय 210 दिन तक पाला रहित दिन और डोडे पर खिलते समय साफ आकाश और चिलचिलाती धूप होनी चाहिए। देखिए फसल के पकने में 6 से 8 महीने का क्या लगता है, समय लगता है। अब बात करते हैं कि जो भारत के प्रमुख जो कपास उत्पादित राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के प्रमुख जो कपास उत्पादित राज्य हैं उनमें से है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि आते हैं। देखिए इसी में ही आप नोट डाल करके लिख लो एक। तो देखिए कपास की फसलों की किस्में। देखिए जैसे चावल की किस्म पढ़े आपने कि 3 प्रकार की जो चावल की जो फसलें होती हैं ओस, अमन और बोरो। इसी प्रकार से कपास की भी भारत में 3 प्रकार की किस्में हैं। तो देखिए भारत में कपास की 3 किस्में हैं। तो 3 प्रकार की कपास पाई जाती है भारत में। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि लंबे व महीन रेशे वाली कपास। नंबर 1 लंबे व महीन रेशे वाली कपास, इसको अपन अमेरिकन कपास भी कह सकते हैं। अमेरिकन कपास, और इसको नरमा भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास। और तीसरे नंबर पर है छोटे रेशे वाली कपास। छोटे रेशे वाली कपास। देखिए कि भारत में जो कपास की 3 किस्म हैं, लंबे व महीन रेशे वाली कपास जिसको अमेरिकन कपास भी बोलते हैं, ये इसको नरमा के नाम से भी जाना जाता है, और कुल कपास उत्पादन में इसका 50% योगदान है। दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास, कुल कपास उत्पादन में इसका 40% योगदान है। तीसरी है छोटे रेशे वाली कपास, ये सभी राज्यों में कम मात्रा में बोई जाती है, और कुल कपास उत्पादन में इसका 10% क्या है योगदान। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं। देखिए कि ऐसे कपास का उत्पादन मांग से क्या है कम है। कपास का उत्पादन भारत में मांग से क्या है कम है, यानी मांग ज़्यादा है और कपास का उत्पादन भारत के अंदर क्या है कम है। इस कारण कपास हमारे को विदेशों से आयात करवाना पड़ता है, विदेशों से मंगवाई जाती है। तो कौन कौन से देश हैं जिनसे हमारे को कपास मंगाते हैं हम? तो देखिए अमेरिका, सूडान, केन्या और मिस्र से हम कपास का क्या करते हैं आयात करते हैं।
तो आप ये भी लिख सकते हो कि भारत में कपास का उत्पादन कम है और मांग क्या है, अधिक है। इस कारण से कपास विदेशों से हमारे को आयात करना पड़ता है। हम अमेरिका, केन्या, मिस्र और सूडान से कपास मंगवाते हैं। देखिए, आप जो ये वीडियो है इसको रेगुलर देखते रहें, नियमित कक्षाएं लें। अगर नियमित कक्षाएं लोगे तो आपकी जो रोटेशन है वो बनी रहेगी और कोई समस्या भी नहीं होगी। इसके बाद में अगर बीच में अगर आप छोड़ोगे तो लास्ट में आप कहोगे गुरुजी पढ़ाएंगे हमारे को। तो आप रोजाना कक्षा लें, नियमितता बना के रखें। और फिर भी अगर किसी प्रश्न में या कोई अन्य चीज़ से संबंधित चीज़ें हैं तो आप मेरे को फ़ोन करके या फिर कमेंट के द्वारा सूचित कर सकते हैं। आपकी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। और सोमवार के लिए मैंने बोला ही आपको कि सोमवार को आपका एक टेस्ट डाला जाएगा, तो 3 पार्ट होंगे से, तो आप उसकी भी तैयारी रखना। और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।